अगर आपको कोई करोड़ों की डील देनी हो या फिर किसी जिद्दी इंसान को अपनी बात मनवानी हो, तो क्या आप सिर्फ लॉजिक से जीत सकते हो? नहीं। नेगोशिएशन में जीतता वो है जो सामने वाले की सोच को समझता है और उसे हाँ कहने पर मजबूर नहीं, बल्कि खुद से दैट्स राइट कहलवाता है। वेलकम टू बेटर लाइफ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने FBI से लेकर फॉर्च्यून 500 कंपनीज तक को नेगोशिएशन जीतना सिखाया। नेवर स्प्लिट द डिफरेंस बाय क्रिस वॉस। क्रिस एक फॉर्मर FBI हॉस्टेज नेगोशिएटर थे और उन्होंने अपनी नेगोशिएशन स्ट्रैटेजीज को साइकोलॉजी, एम्पैथी और स्मार्ट क्वेश्चनिंग से इतना पावरफुल बना दिया कि वो किसी को भी डील के लिए तैयार कर सकते थे, चाहे वो टेररिस्ट हो या टॉप लेवल CEO। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप भी एवरीडे लाइफ की नेगोशिएशंस, चाहे वो सैलरी हो, बिजनेस हो या रिलेशनशिप, स्मार्टली और कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस माइंड ओपनिंग किताब की जर्नी, चैप्टर बाय चैप्टर। चैप्टर 1, द न्यू रूल्स, हाउ टू बिकम द स्मार्टेस्ट पर्सन इन एनी रूम। क्रिस वॉस एक FBI हॉस्टेज नेगोशिएटर थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के 24 साल FBI में बिताए और 15 साल तक दुनिया भर में हॉस्टेज सिचुएशंस हैंडल की। लेकिन हार्वर्ड लॉ स्कूल में नेगोशिएशन एक्सपर्ट्स के सामने बैठना उनके लिए एक नया और इमोशनल एक्सपीरियंस था। यह चैप्टर हमें बताता है कि पुरानी नेगोशिएशन टेक्निक्स अब काम नहीं आती, अब जरूरत है नए रूल्स की। हार्वर्ड में क्रिस को एक सिमुलेशन में हिस्सा लेना था जहां सामने वाले नेगोशिएटर को हर हाल में प्राइस कम करवाना था। लेकिन क्रिस ने सिर्फ कुछ इमोशनल टेक्निक्स यूज करके सामने वाले को अपनी बात मनवाने पर मजबूर कर दिया, बिना किसी एग्रेशन के, सिर्फ डीप लिसनिंग और स्ट्रेटेजिक सवालों से। इस पूरे एक्सपीरियंस ने यह साबित किया कि नेगोशिएशन सिर्फ लॉजिक नहीं है, यह एक इमोशनल गेम है। नेगोशिएशन एक्सपर्ट्स पहले मानते थे कि इंसान रैशनल होता है, लेकिन डैनियल कानेमन की रिसर्च ने बताया कि हमारे डिसीजंस इमोशन से हेविली इन्फ्लुएंस होते हैं। इंसान 2 सिस्टम से सोचता है, सिस्टम 1 जो तेज इमोशनल और इंस्टिंक्टिव है, और सिस्टम 2 जो स्लो और लॉजिकल है। नेगोशिएशन में सिस्टम 1 को इन्फ्लुएंस करना सबसे जरूरी होता है। FBI के पुराने अप्रोचेस भी पहले लॉजिक बेस्ड थे, जैसे गेटिंग टू यस वाली टेक्निक्स। लेकिन रियल हॉस्टेज केसेस में यह काम नहीं करती थी, क्योंकि सामने वाला इंसान डर, गुस्से और कंफ्यूजन से भरा होता है। इसलिए वॉस और उनकी टीम ने एक नया अप्रोच डेवलप किया जो इमोशंस को टारगेट करता था। क्रिस ने हार्वर्ड में खुद को हार्वर्ड ट्रेन्ड नेगोशिएटर्स से बेटर प्रूव किया। उन्होंने बताया कि कैसे कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस, साइलेंस और इमोशनल ट्रिगर्स इस्तेमाल करके किसी को भी डील के लिए रेडी किया जा सकता है, और यही है न्यू रूल्स ऑफ नेगोशिएशन। ये रूल्स सिखाते हैं कि आप किसी को डोमिनेट किए बिना सिर्फ समझदारी और एम्पैथी से अपनी बात मनवा सकते हैं। चैप्टर के एंड में क्रिस बताते हैं कि नेगोशिएशन में सिर्फ जीतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, सामने वाले को यह फील कराना जरूरी होता है कि वह भी कंट्रोल में है। यही बैलेंस नेगोशिएशन को सक्सेस बनाता है। चैप्टर 2, बी अ मिरर, हाउ टू क्विकली एस्टैब्लिश रैपोर्ट। क्रिस वॉस इस चैप्टर में बताते हैं कि नेगोशिएशन का सबसे पहला स्टेप होता है रैपोर्ट बनाना। अगर सामने वाला आप पर भरोसा नहीं करता तो कोई भी लॉजिक या आर्ग्यूमेंट काम नहीं करेगा, और इस ट्रस्ट को बिल्ड करने का सबसे आसान और पावरफुल तरीका है मिररिंग। मिररिंग यानी सामने वाले की बातों को सटल तरीके से दोहराना। इसका मतलब है उनकी लास्ट 3 वर्ड्स या कोई की फ्रेज को वापस रिपीट करना। सुनने में यह बहुत सिंपल लगता है, लेकिन FBI में इसे एक जेडाई माइंड ट्रिक माना जाता है। मिररिंग से सामने वाला पर्सन खुद को अंडरस्टूड फील करता है और वो नेचुरली ज्यादा बोलता है। ज्यादा बोलने का मतलब है ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी जो नेगोशिएशन में हमारी मदद करेगी। क्रिस बताते हैं कि जब आप किसी की बात को मिरर करते हैं तो वो अक्सर अपनी बात को नए तरीके से एक्सप्लेन करता है। इससे न सिर्फ क्लैरिटी मिलती है, बल्कि एक सेंस ऑफ कनेक्शन भी बिल्ड होता है। यह टेक्निक सामने वाले को डिफेंसिव किए बिना उनकी सोच को समझने का मौका देती है। इस टेक्निक को इफेक्टिवली यूज करने के लिए 4 बेसिक स्टेप्स बताए गए हैं। यूज अ लेट नाइट FM DJ वॉइस, मतलब calm, slow और सूदिंग टोन रखें। Start with I'm sorry
इससे सामने वाला रिलैक्स करता है। फिर मिरर करें, यानी उनके कहे हुए लास्ट वर्ड्स को रिपीट करें। फिर चुप रहें, कम से कम 4 सेकंड्स, ताकि सामने वाला नेचुरली रिएक्शन दे। मिररिंग सिर्फ वर्ड्स का नहीं होता, ये बॉडी लैंग्वेज, टोन और स्पीच पैटर्न में भी हो सकता है। लेकिन नेगोशिएशन में फोकस सिर्फ वर्ड्स पर होना चाहिए। इससे सामने वाला खुद को सेफ महसूस करता है और ज्यादा खुलता है। इस चैप्टर में क्रिस ने एक रियल लाइफ एग्जाम्पल शेयर किया है, जहां एक लड़की ने अपने डोमिनेटिंग बॉस के सामने ये टेक्निक यूज की। बिना लड़ाई या आर्ग्यूमेंट के उसने अपने बॉस को कन्विंस कर लिया कि अननेसेसरी काम की कोई जरूरत नहीं है। और यही है इस टेक्निक की पावर, डिसएग्रीमेंट बिना डिसएग्रीएबल हुए। चैप्टर के अंत में क्रिस कहते हैं कि मिररिंग ऑकवर्ड लग सकता है शुरुआत में, लेकिन प्रैक्टिस से ये आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है और नेगोशिएशन में यह टेक्निक आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। चैप्टर 3, डोंट फील देयर पेन, लेबल इट। हाउ टू क्रिएट ट्रस्ट विथ टैक्टिकल एम्पैथी। नेगोशिएशन में इमोशंस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, यही इस चैप्टर का कोर मैसेज है। क्रिस वॉस बताते हैं कि जब लोग गुस्से या डर में होते हैं, तब ट्रेडिशनल टेक्निक्स जैसे काम रहना या सेपरेट द पीपल फ्रॉम द प्रॉब्लम काम नहीं आती, क्योंकि प्रॉब्लम ही इमोशन होता है। इसलिए वॉस टैक्टिकल एम्पैथी का इस्तेमाल करते हैं, यानी सामने वाले की फीलिंग्स को समझना और लेबल करना। लेबलिंग का मतलब होता है सामने वाले की इमोशंस को वर्ड्स देना बिना जजमेंट के। जैसे, इट सीम्स लाइक यूर एंग्री, इट लुक्स लाइक यूर वरीड। इससे सामने वाला फील करता है कि आप उसे समझते हैं और ट्रस्ट बिल्ड होता है। क्रिस ने एक रियल लाइफ हॉस्टेज नेगोशिएशन का एग्जाम्पल दिया, जहां वो हार्लम की एक बिल्डिंग में आर्म्ड फ्यूजिटिव से बात कर रहे थे। उन्होंने खुद को उनके नजरिए से देखने की कोशिश की और कहा, इट सीम्स लाइक यू आर स्केयर्ड टू कम आउट, इट लुक्स लाइक यू डोंट वांट टू गो बैक टू जेल। ये लेबल्स फ्यूजिटिव्स की इमोशंस को एक्नॉलेज करते थे, जिससे वो धीरे धीरे सॉफ्टन हो गए। लेबलिंग करते वक्त 3 चीजें जरूरी होती हैं। स्टेटमेंट को न्यूट्रल टोन में देना, जैसे इट साउंड्स लाइक या इट सीम्स लाइक। कभी भी आई थिंक या आई फील यूज मत करो, इससे सामने वाला डिफेंसिव हो सकता है। लेबल देने के बाद चुप रहो, ताकि सामने वाला खुद अपनी फीलिंग्स खुलकर बताए। साइंस भी यही कहती है। यूसीएलए के प्रोफेसर लीबरमैन की एक ब्रेन स्कैन स्टडी बताती है कि जब लोग इमोशंस को लेबल करते हैं, तो फियर सेंटर यानी अमिगडाला शांत हो जाता है और लॉजिकल ब्रेन एक्टिव हो जाता है। चैप्टर में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट बताया गया है, लेबलिंग इजंट अग्रीइंग, इट्स अंडरस्टैंडिंग। आप किसी के इमोशंस को लेबल करते हो तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उनसे सहमत हो, बस आप उन्हें समझ रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर क्रिस ने एक डोनर मीटिंग का किस्सा शेयर किया। जब स्टूडेंट ने कहा, इट सीम्स लाइक यू आर पैशनेट अबाउट गर्ल स्काउट्स, तो उस वुमन ने बिना किसी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किए डोनेशन साइन कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि उसे समझा गया है। चैप्टर के एंड में की सीख यही है, लेबलिंग आपकी बातचीत को ट्रस्ट और क्लैरिटी की डायरेक्शन में ले जाती है। यह एक इमोशनल हैक है जो डर, गुस्से और कंफ्यूजन को दूर करता है और सामने वाले को यह फील कराता है कि वो सुना और समझा गया है। चैप्टर 4, Beware, yes, master no. How to generate momentum and make it safe to reveal the real stakes. क्रिस वॉस इस चैप्टर में बताते हैं कि नेगोशिएशन में हमें अक्सर सिखाया जाता है कि सामने वाले से यस कैसे निकाला जाए, लेकिन वो बताते हैं कि असली पावर नो में होती है। जब हम किसी से यस सुनने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर वो बस पोलाइट बनने के लिए या कॉन्वर्सेशन से बचने के लिए हाँ कर देता है, लेकिन असल में ट्रस्ट नहीं करता। क्रिस एक टेलीमार्केटिंग कॉल का एग्जाम्पल देते हैं। जब आपसे कोई पूछता है, डू यू एंजॉय क्लीन वाटर, आप इंस्टिंक्टिवली जानते हो कि उसके बाद कोई सेल्स पिच आने वाली है, इसलिए आप कॉशियस हो जाते हो। यही रीजन है कि यस प्रेशर देता है और नो कंफर्ट देता है। इसीलिए वॉस कहते हैं, नेगोशिएशन की शुरुआत नो से होनी चाहिए। नो लोगों को सेफ, इन कंट्रोल और सिक्योर फील कराता है। जब कोई नो कहता है तो वो अपनी बाउंड्रीज डिफाइन करता है और तभी आप उसके रियल थॉट्स तक पहुंच सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्रिस बताते हैं कि कोई भी डू यू हैव अ फ्यू मिनट्स टू टॉक
जैसे सवाल से इरिटेट होता है। लेकिन अगर आप कहो इज नाउ अ बैड टाइम टू टॉक, तो वो रिलैक्स्ड फील करता है और ज्यादा ओपन होता है। ये छोटी चेंज बड़ा डिफरेंस बनाता है। नो सिर्फ एक रिजेक्शन नहीं है, वो एक्चुअली एक स्टार्टिंग पॉइंट है। यह एक पॉज देता है जिससे सामने वाला क्लियरली सोच पाता है कि उसे क्या चाहिए। ये एक फिल्टर है जो यूजलेस बातों को हटाकर कॉन्वर्सेशन को रियल डायरेक्शन देता है। क्रिस एक फंडरेजर का किस्सा शेयर करते हैं जिसने पहले ट्रेडिशनल यस बेस्ड स्क्रिप्ट यूज किया था, लेकिन जब उसने नो बेस्ड क्वेश्चंस पूछे तो उसकी डोनेशंस में 23% का जंप आया, क्योंकि लोग कंफर्टेबल थे अपनी बाउंड्रीज एक्सप्रेस करने में। चैप्टर के एंड में क्रिस बताते हैं कि नेगोशिएशन में नो एक परमिशन है, कॉन्वर्सेशन में ऑनेस्टी और क्लैरिटी की। एक अच्छा नेगोशिएटर नो से डरता नहीं, बल्कि उसका यूज करके सामने वाले को एंगेज करता है। Chapter 5. Trigger the 2 words that immediately transform any negotiation. How to gain the permission to persuade. इस चैप्टर में क्रिस वॉस एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल फ्रेज इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो है That's right. नेगोशिएशन में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब आता है जब सामने वाला यह कह दे कि That's right. इसका मतलब होता है कि आपने न सिर्फ उसकी बात सुनी, बल्कि उसे इतनी सही तरीके से समझा कि वो खुद को पूरी तरह से समझा हुआ फील करता है। नेगोशिएशन का गोल सिर्फ यस सुनना नहीं है। यस कई बार फेक भी हो सकता है, लेकिन दैट्स राइट हमेशा जेन्युइन होता है। जब कोई कहता है दैट्स राइट, तो वो आपकी बात को पूरी तरह एक्सेप्ट कर रहा होता है, और यहीं से परसुएजन शुरू होता है। क्रिस एक एग्जाम्पल शेयर करते हैं फिलीपींस में हुई एक हॉस्टेज नेगोशिएशन का, जहां उन्होंने और उनकी टीम ने एक मिलिटेंट नेगोशिएटर को इमोशनली ब्रेक करने के लिए हर एक्टिव लिसनिंग टैक्टिक इस्तेमाल किया। जब उन्होंने उसका पर्सपेक्टिव समराइज किया और वो बोला दैट्स राइट, तब गेम चेंज हुआ। इस फ्रेज को ट्रिगर करने का बेस्ट तरीका है समरी देना, जिसमें सामने वाले के इमोशंस, गोल्स और कंसर्न्स को क्लियरली और बिना जजमेंट के रिफ्लेक्ट किया जाए। यह समरी उसकी दुनिया को वैलिडेट करती है और ट्रस्ट को डीप कर देती है। क्रिस बताते हैं कि एक अच्छी समरी के 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं: लेबलिंग, सामने वाले की इमोशंस को नाम देना; पैराफ्रेजिंग, उनकी बातों को अपने वर्ड्स में दोहराना; एम्पैथेटिक टोन, जिससे उन्हें फील हो कि आप उन पर डोमिनेशन नहीं कर रहे। एक नेगोशिएशन तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक सामने वाला इमोशनल बैरियर हटाकर आपको एक पार्टनर की तरह न देखे, और वो तभी होगा जब वो इंटरनली बोलेगा यस एग्जैक्टली, दैट्स राइट। चैप्टर में एक और इंटरेस्टिंग बात यह बताई गई है कि कई बार लोग अपनी बात खुद क्लियर नहीं कर पाते, लेकिन जब आप उन्हें एक्यूरेटली समराइज कर देते हो तो उन्हें क्लैरिटी भी मिलती है और कनेक्शन भी। चैप्टर के अंत में सीख यही है, अगर आप किसी नेगोशिएशन को सक्सेस में बदलना चाहते हैं तो एम यस के लिए नहीं, बल्कि दैट्स राइट के लिए करें। यही असली परसुएजन की परमिशन है। चैप्टर 6, बेंड देयर रियलिटी, हाउ टू शेप व्हाट इज फेयर। क्रिस वॉस इस चैप्टर में बताते हैं कि नेगोशिएशन में सामने वाले को कंट्रोल करने का सबसे स्मार्ट तरीका है उसकी रियलिटी को बेंड करना, यानी उसे उस नजरिए से चीजें दिखाना जहां उसे आपकी बात ज्यादा लॉजिकल और फेयर लगे। चैप्टर की शुरुआत हेटी के एक किडनैपिंग केस से होती है, जहां किडनैपर्स ने एक पॉलिटिशियन की आंट को उठा लिया और $150,000 की डिमांड रखी। लेकिन क्रिस ने रैंसम अमाउंट को ड्रामेटिकली कम करवा लिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने सामने वाले की इमोशनल पर्सपेक्टिव को टारगेट किया और उसकी परसेप्शन को बदल दिया। इस चैप्टर की पहली टेक्निक है एंकर देयर इमोशंस। नेगोशिएशन शुरू करने से पहले सामने वाले की फियर्स और कंसर्न्स को एक्नॉलेज करो। क्रिस इसे कहते हैं एक्यूजेशन ऑडिट, मतलब नेगोशिएशन शुरू करने से पहले ही सारी नेगेटिव बातें खुद ही बोल दो, जैसे यू आर गोइंग टू थिंक आई एम अ टेरेबल बिजनेसमैन। इससे सामने वाला रिलैक्स करता है और अपने गार्ड को नीचे कर देता है। दूसरी टेक्निक है लेट द अदर साइड फील लाइक दे आर विनिंग। क्रिस बताते हैं कि जब आप डील को ऐसे प्रेजेंट करते हो कि सामने वाला कुछ लूज कर रहा है, तो वो एक्शन लेने को मजबूर हो जाता है। ये है लॉस अवर्जन। इंसान लॉस से इतना डरता है कि वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है। तीसरी टेक्निक है
यूज फेयरनेस स्ट्रैटेजिकली। दैट्स नॉट फेयर जैसी बातों का अक्सर लोग नेगोशिएशन में मिसयूज करते हैं ताकि गिल्ट क्रिएट करके कंसेशंस ले सकें। इसलिए क्रिस रिकमेंड करते हैं, जब भी कोई फेयर बोले तो कामली पूछो, हेल्प मी अंडरस्टैंड हाउ आई एम बीइंग अनफेयर। इससे आप इमोशनली ट्रैप होने से बचते हो। एक और पावरफुल तरीका है एक्सट्रीम एंकरिंग। नेगोशिएशन में एक्सट्रीम ऑफर दो ताकि आपकी एक्चुअल ऑफर रीजनेबल लगे, या फिर एक प्राइस रेंज दो, जैसे आई एम थिंकिंग बिटवीन 60 एंड 80 लाख, जिससे आप ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं लगते और बातचीत ओपन भी रहती है। क्रिस बताते हैं कि वैल्यू हमेशा कंटेक्स्ट पर डिपेंड करती है, जैसे एक पुराना कॉफी मग जिसकी कीमत बायर और सेलर दोनों के लिए अलग हो सकती है। उसी तरह नेगोशिएशन में भी रियलिटी एक इल्यूजन होती है और आप उसे अपने फेवर में मोड़ सकते हैं। चैप्टर के अंत में की सीख यह है, नेगोशिएशन एक परसेप्शन का गेम है और जो व्यक्ति सामने वाले की परसेप्शन को सही तरीके से फ्रेम करता है वो ही अल्टीमेट कंट्रोल करता है। चैप्टर 7 Create the illusion of control, how to calibrate questions to transform conflict into collaboration। क्रिस वॉस बताते हैं कि नेगोशिएशन में सबसे बड़ी जीत तब मिलती है जब आप सामने वाले को कंट्रोल का इल्यूजन देते हैं, जबकि असल में कॉन्वर्सेशन आप कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसका सबसे इफेक्टिव तरीका है कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस। कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस वो ओपन एंडेड सवाल होते हैं जो हाउ और व्हाट से शुरू होते हैं। इनका मकसद होता है सामने वाले को सोचने पर मजबूर करना, बजाय कि सिर्फ यस या नो में जवाब देने के। जैसे, हाउ एम आई सपोज टू डू दैट? व्हाट्स द बिगेस्ट चैलेंज यू फेस इन दिस डील? ये सवाल सामने वाले को आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग में शामिल करते हैं और इनडायरेक्टली आपकी कंडीशंस एक्सेप्ट करवाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि डिसीजन वो ले रहे हैं। चैप्टर में क्रिस ने एक सीईओ से नेगोशिएशन का एग्जाम्पल दिया, जहां उन्होंने सिर्फ एक कैलिब्रेटेड क्वेश्चन से पूरे डील का फ्लो बदल दिया। उन्होंने पूछा, हाउ वुड आई डू दैट वाइल स्टिल कीपिंग माई टीम मोटिवेटेड? इस एक सवाल से सामने वाला पर्सन सोचने पर मजबूर हुआ और अपनी पोजीशन सॉफ्टन कर ली। कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस के 3 मेन फायदे हैं। आपका कंट्रोल बना रहता है, लेकिन सामने वाला फील करता है कि वो लीड कर रहा है। नेगोशिएशन का टोन कोलैबोरेटिव हो जाता है, ना कि कॉम्बैटिव। आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है जो हिडन नीड्स और फियर्स रिवील कर सकती है। क्रिस कहते हैं, नेगोशिएशन में जो पर्सन ज्यादा सवाल पूछता है वही एक्चुअली ज्यादा कंट्रोल में होता है, लेकिन इन सवालों को पूछते समय टोन बहुत मैटर करता है। काम, क्यूरियस और रिस्पेक्टफुल टोन जरूरी है। चैप्टर में यह भी बताया गया है कि जब सामने वाला एग्रेसिव हो या मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, तब आप सिंपल कैलिब्रेटेड क्वेश्चन से सिचुएशन को न्यूट्रल कर सकते हो, जैसे व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव हियर, या हाउ डज दिस बेनिफिट बोथ ऑफ अस। चैप्टर के अंत में क्रिस बताते हैं कि कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस एक तरह से मेंटल जूडो है। आप सामने वाले की एनर्जी को यूज करके डील को अपनी डायरेक्शन में मोड़ते हो, और यही स्ट्रैटेजी हॉस्टेज सिचुएशन से लेकर बिजनेस बोर्ड रूम्स तक हर जगह काम करती है। चैप्टर 8 गारंटी एग्जीक्यूशन, हाउ टू स्पॉट द लायर्स एंड इंश्योर फॉलो थ्रू फ्रॉम एवरीवन एल्स। क्रिस वॉस इस चैप्टर में बताते हैं कि नेगोशिएशन सिर्फ डील तक पहुंचने तक नहीं होती, बल्कि असली काम होता है उस डील को एग्जीक्यूट करवाना। सिर्फ यस सुन लेना जीत नहीं है, एग्जीक्यूशन ही अल्टीमेट सक्सेस है। चैप्टर की शुरुआत एक रियल लाइफ प्रिजन हॉस्टेज क्राइसिस से होती है, जहां लुइसियाना की एक जेल में इनमेट्स ने वार्डन और ऑफिसर्स को बंधक बना लिया था। नेगोशिएटर्स ने स्मार्ट स्ट्रेटेजी के जरिए उनकी फियर को समझा कि सरेंडर करने पर उन्हें पीटा जाएगा, और फिर एक साइकोलॉजिकल ट्रिक से सरेंडर प्रोसेस डिजाइन किया ताकि ट्रस्ट बना रहे और सभी बिना वायलेंस के बाहर आ जाएं। क्रिस बताते हैं कि नेगोशिएशन में अग्रीमेंट मिल जाना काफी नहीं होता, आपको यह इंश्योर करना होता है कि सामने वाला उसे पूरा भी करे, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3 मतलब सामने वाला कम से कम 3 बार वर्बली या नॉन वर्बली कंफर्म करे कि वो डील में कमिटेड है। ये 3 कॉन्फर्मेशंस आपकी बात को रियल बना देते हैं। उदाहरण के लिए, पहला कॉन्फर्मेशन एक सिंपल यस हो सकता है, दूसरा किसी फॉलोअप क्वेश्चन में झलक सकता है, और तीसरा
जब सामने वाला आपकी बात अपने वर्ड्स में दोहराए। क्रिस एक और पावरफुल टूल बताते हैं, कैलिब्रेटेड हाउ क्वेश्चंस। ये सवाल सामने वाले को एक्टिवली सोचना और प्लान करना सिखाते हैं कि एग्जीक्यूशन कैसे होगा। जैसे, हाउ विल वी मेक श्योर दिस गेट्स इम्प्लीमेंटेड? हाउ डज दिस अलाइन विद योर टीम्स प्रायोरिटीज? इन सवालों से आपको पता चलता है कि सामने वाला सीरियस है या सिर्फ बात बना रहा है। इस चैप्टर में क्रिस ने यह भी बताया कि नेगोशिएशन टेबल पर बैठा हर पर्सन अलोन नहीं होता, उसके पीछे भी लोग होते हैं, जैसे बॉसेस, स्टेक होल्डर्स या इंटरनल टीम मेंबर्स। इन्हें वॉस कहते हैं, लेवल 2 प्लेयर्स। अगर आप उन्हें कंसिडर नहीं करते तो डील कोलैप्स हो सकती है। चैप्टर के अंत में यह सिखाया गया है कि एग्जीक्यूशन तभी पॉसिबल है जब सामने वाला खुद को इस प्रोसेस में इन्वेस्टेड महसूस करे, और यह तभी होगा जब आप कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस, एम्पैथी और रूल ऑफ 3 को यूज करके क्लैरिटी और कमिटमेंट लाते हो। चैप्टर 9, बार्गेन हार्ड हाउ टू गेट योर प्राइस। इस चैप्टर में क्रिस वॉस हमें सिखाते हैं कि नेगोशिएशन में सबसे डरावना पार्ट, बार्गेनिंग, कैसे कॉन्फिडेंटली हैंडल किया जाए। बार्गेनिंग वो स्टेज है जहां इमोशंस हाई होते हैं और मोस्ट पीपल गलती कर बैठते हैं, या तो जल्दी मान जाते हैं या एग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन एक स्किल्ड नेगोशिएटर इसे आर्ट की तरह यूज करता है। चैप्टर की शुरुआत एक पर्सनल स्टोरी से होती है, जहां क्रिस एक रेड टोयोटा 4Runner खरीदना चाहते थे। वो उस डील को जीतने के लिए ट्रेडिशनल नेगोशिएशन नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। वो बताते हैं कि बिना गुस्सा किए आप कैसे स्मार्टली हार्ड बार्गेन कर सकते हैं। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है, आइडेंटिफाई योर काउंटर पार्ट्स नेगोशिएशन स्टाइल। हर इंसान की एक डिफॉल्ट बार्गेनिंग स्टाइल होती है। एनालिस्ट्स काल्म और लॉजिकल होते हैं, डिटेल्स से डील करते हैं। अकोमोडेटर्स फ्रेंडली होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं। असर्टिव्स डायरेक्ट और डोमिनेंट होते हैं, जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं। एक बार जब आप सामने वाले की स्टाइल पहचान लेते हो तो आप अपना टोन और स्ट्रैटेजी उसी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। दूसरी बड़ी स्ट्रैटेजी है एकरमन मॉडल। यह FBI की सबसे इफेक्टिव ऑफर मेकिंग टेक्निक है। अपना टारगेट प्राइस डिसाइड करो। पहला ऑफर 65% ऑफ टारगेट प्राइस रखो। अगर वो मना करें तो सेकंड ऑफर 85%, फिर 95% और आखिर में एग्जैक्ट टारगेट प्राइस दो। हर ऑफर के बीच में कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस और टैक्टिकल एम्पैथी का यूज करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, यूज प्रिसाइज नंबर्स जैसे RS1 29 347, क्योंकि ये रियल और वेल कैलकुलेटेड लगते हैं, जिससे सामने वाला कन्विंस होता है कि आप ब्लफ नहीं कर रहे। चैप्टर में क्रिस यह भी बताते हैं कि बार्गेनिंग सिर्फ पैसे तक लिमिटेड नहीं है। आप नॉन कैश आइटम्स भी निगोशिएट कर सकते हैं, जैसे पर्क्स, सर्विसेज, पब्लिसिटी या लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। और अगर सामने वाला बहुत एग्रेसिव है तो आप स्ट्रेटेजिक अम्ब्रिज दिखा सकते हैं, यानी डिसअपॉइंटेड और सरप्राइज्ड होकर थोड़ी इमोशनल रिस्पॉन्स देना, जिससे सामने वाला प्रेशर में आ जाए। चैप्टर के अंत में क्रिस यही सिखाते हैं कि हार्ड बार्गेनिंग सिर्फ टफनेस का नाम नहीं है, ये प्रिपरेशन, साइकोलॉजी और कंट्रोल्ड इमोशन का खेल है। और अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आप नेगोशिएशन टेबल पर हमेशा अपने प्राइस तक पहुंच सकते हो, विद कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट के साथ। चैप्टर 10, फाइंड द ब्लैक स्वान, हाउ टू क्रिएट ब्रेक थ्रूज बाय रिवीलिंग द अननोन अननोन्स। क्रिस वॉस इस आखिरी चैप्टर में नेगोशिएशन का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, ब्लैक स्वान्स। ये वो छोटी छोटी अननोन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं जो पूरी नेगोशिएशन को ड्रामेटिकली बदल सकती हैं। ज्यादातर लोग इन्हें मिस कर देते हैं क्योंकि वो बस नोन फैक्ट्स पर ध्यान देते हैं। ब्लैक स्वान एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ओरिजिनली नसीम निकोलस तालिब ने पॉपुलर किया था। मतलब ऐसी घटनाएं या जानकारी जो पहले कभी इमेजिन भी नहीं की गई, लेकिन जब सामने आती हैं तो पूरा गेम बदल देती हैं। नेगोशिएशन में यही टाइनी अननोन्स आपकी जीत और हार के बीच का फर्क तय करते हैं। क्रिस एक हॉरिफाइंग रियल लाइफ केस शेयर करते हैं। जून 17, 1981, रॉचेस्टर बैंक स्टैंड ऑफ, जिसमें FBI को हॉस्टेज टेकर की रियल मोटिवेशन लेट पता चली। अगर उन्होंने ध्यान से कॉन्टेक्स्ट पढ़ा होता तो वो समझ जाते कि वो आदमी एक्चुअली सुइसाइड बाय कॉप चाहता था। यह एक क्लासिक ब्लैक स्वान था जो नेगोशिएशन की पूरी स्ट्रैटेजी बदल सकता था। वॉस कहते हैं कि हर नेगोशिएशन में 3 तरह की जानकारी होती है।
नोन नोन्स, जो आपको और सामने वाले को पता है। नोन अननोन्स, जो आपको नहीं पता लेकिन आप अवेयर हो कि वो एग्जिस्ट करती हैं। अननोन अननोन्स, जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते लेकिन अगर मिल जाएं तो सब बदल जाता है। यही हैं ब्लैक स्वान्स। ब्लैक स्वान्स को खोजने का तरीका है इंटेंस ऑब्जर्वेशन और इंट्यूटिव लिसनिंग। ये जानकारी सामने वाला शायद खुद भी ना समझता हो कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन सही क्वेश्चंस और एम्पैथी से आप इसे अनकवर कर सकते हैं। क्रिस कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज बताते हैं। फेस टू फेस बातचीत करें, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज और टोन से हिडन ट्रूथ्स बाहर आते हैं। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछो, जिससे सामने वाला रिवील कर दे वो छुपा रहा था। लेबल्स और कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस का इस्तेमाल करो, जो लॉजिक को बाईपास करके इमोशन से जवाब निकलवाते हैं। ब्लैक स्वान्स को ढूंढना इजी नहीं है, लेकिन जो नेगोशिएटर इसे करता है वही अल्टीमेट लेवरेज हासिल करता है। चाहे वो किसी की छुपी हुई जरूरत हो, किसी अनसीन स्टेक होल्डर की प्रेजेंस, या किसी इमोशनल बैगेज की वजह से हो रही रेजिस्टेंस, ब्लैक स्वान उसे पहचानने वाला ही नेगोशिएशन जीतता है। चैप्टर के अंत में क्रिस कहते हैं, What you don't know can kill your deal, but if you find it, it can change everything. Conclusion: क्रिस वॉस की Never split the difference. नेगोशिएशन को सिर्फ एक बिजनेस स्किल नहीं, बल्कि एक इमोशनल आर्ट की तरह पेश करती है। किताब हमें सिखाती है कि नेगोशिएशन लॉजिक का नहीं, साइकोलॉजी का खेल है, जहां सामने वाले को कंट्रोल का इल्यूजन देना, कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस पूछना और टैक्टिकल एम्पैथी दिखाना ही असली स्ट्रैटेजी होती है। नो से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वहीं से असली कॉन्वर्सेशन शुरू होती है। और हमारा गोल कभी भी यस नहीं होना चाहिए, बल्कि वो दो मैजिकल वर्ड्स दैट्स राइट, जो सामने वाले की इमोशनल एक्सेप्टेंस का सिग्नल देते हैं। मिररिंग और लेबलिंग जैसी टेक्निक से हम ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, और एकरमैन मॉडल जैसे फ्रेमवर्क से हार्ड बार्गेनिंग भी रिस्पेक्टफुली कर सकते हैं। सबसे जरूरी सीख यह है कि हर नेगोशिएशन में कुछ ऐसे हिडन ट्रूथ्स, ब्लैक स्वान्सन होते हैं, जो अगर आपने ढूंढ लिए तो आप गेम बदल सकते हो। और यही है इस किताब का अल्टीमेट मैसेज: कभी भी डिफरेंस को स्प्लिट मत करो, क्योंकि स्मार्ट नेगोशिएशन में आप बिना कुछ गंवाए सब कुछ हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी इस बुक की समरी और इसके मेन पॉइंट्स। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि बुक की किस बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू। हैव अ बेटर लाइफ।